हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है अच्छे होंगे। मेरा नाम है हेमंत बसवाल। स्वागत है आप सभी का स्टडी कैसल में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 10 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट इंडिया के, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पर्पज से कि हमें पता लग जाए कि कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं या कौन कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और जिनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और जिसके अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। इस वजह से 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा भी नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये डिवाइड करके बनाया हुआ है मैंने एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में। तो एंशिएंट जैसे क्योंकि हम पढ़ रहे होते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। कोई एंशिएंट पढ़ रहा होगा तो एक पर्टिकुलर एक ही वीडियो के अंदर उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कौन से जो टॉपिक्स है उस पर उसे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उससे क्वेश्चन का पैटर्न भी पता लग जाएगा। तो इसी तरह से अगली वीडियो जो आएगी वो मिडिवल इंडिया पे आएगी, उससे अगली जो वीडियो आएगी वो मॉडर्न इंडिया पे आएगी। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो टेलीग्राम चैनल है आपके फ़ायदे के लिए है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी पीडीएफ होगी लेक्चर्स की, क्योंकि आगे के भी लेक्चर्स में इसी तरह से ऑनलाइन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसी तरह से लेने वाला हूँ। तो उसकी भी जो भी पीडीएफ होगी वो आपको वहीं पर अवेलेबल होगी और रोज़ मैं उस पर क्वेश्चंस डालता हूँ दोनों तीनों टाइम पीरियड के। तो आपको क्वेश्चंस भी वहाँ से मिल जाएंगे रोज़ के लिए। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो। बाकी चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि ये नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर कोई भी हिस्ट्री के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वो इस चैनल को देख सकते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है वो है, सिंधु घाटियों के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। अब जो प्री हिस्ट्री से और सिंधु घाटी से जो क्वेश्चन है वो जरूर हमें नेट के एग्जाम में मुख्य रूप से देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि सभी एग्जाम्स में जहाँ पे हिस्ट्री के लिए क्वेश्चन आते हैं तो रेशियो डिपेंड करता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर हिस्ट्री का ही एग्जाम होगा। उसमें जो प्री हिस्ट्री है उससे 2 क्वेश्चन और सिंधु घाटी से भी आपको 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैंने प्री हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं लिया है, आपको बता दिया है। बाकी सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, काफी आसान सा क्वेश्चन है कि जो सोना है, सोना का हमें पता है कि उनको ज्ञान था। चांदी है, चांदी का भी उनको ज्ञान था। लोहा, लोहा पे संशय है। तांबा का भी उनको ज्ञान था। साथ में उनको टीन और सीसा, टीन और सीसा जो धातु है उसका भी उनको पूरी तरह ज्ञान था। लेकिन जो लोहा है, लोहा हम देखते हैं कि जो वैदिक काल है और मुख्य तरह से जो हम साइट्स पे हमें अगर कहीं मिलता है लोहा, तो उत्तर वैदिक काल की जो साइट्स हैं वहीं पर हमें मुख्य तौर से लोहे के जो अवशेष हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो वहीं से हम लोहे की तकनीक है उसकी शुरुआत मानते हैं। हालांकि हो सकता है पहले भी हो, लेकिन अभी तक हमें फाइंडिंग उस तरह की नहीं मिली है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल से। ऋग्वैदिक काल बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक हो जाता है। इससे 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। इसके जो अनुष्ठान है उससे रिलेटेड, इसके जो ग्रंथ है और जो इसके उनसे रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड। दूसरा कि जो डिबेट है इससे रिलेटेड कोई अगर, तो उससे रिलेटेड आपको इससे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इसी तरह से डिबेट का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने उसी तरह से क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया हुआ है। इसमें उनके रहने का स्थान पूछा है इंडिया में, तो उत्तर भारत में थे क्या वो। मैं इंडिया का यहाँ पे छोटा सा मैप बना देता हूँ, उससे आपको जाने में आसानी रहेगी। तो उत्तर भारत का जो पूरा एरिया है, क्या वो यहाँ पे थे क्या, या फिर वो पूरे भारत के अंदर ही रहते थे, या फिर वो जो पूर्वी भारत है, ये पूर्वी भारत है, यहाँ पर रहते थे क्या, या फिर सप्त सिंधु क्षेत्र। ये सप्त सिंधु क्षेत्र क्या है, सिंधु नदी हमें पता है कि सिंधु नदी ये है। अब सिंधु नदी के साथ में और भी 7 सहायक नदियां हैं, ये टोटल 7 नदियां हैं, तो इसको सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता है। अब ऋग्वेद के अंदर हमें यही मिलता है कि सप्त सिंधु जो क्षेत्र है वो आर्यों का रहने का स्थान है। अब ये सिंधु है और इसके साथ का जो इलाका है यहाँ पे इसको पंजाब कहते हैं, जहाँ पे 5 नदियां हैं। इसके बगल का जो इलाका है इसको हम अ, अफगानिस्तान कहते हैं। अफगानिस्तान का कुछ एरिया पड़ जाता है, पूर्वी अफगानिस्तान का एरिया पड़ जाता है। उसके साथ में हरियाणा और ये जो राजस्थान का जो छोटा सा एरिया है ये हमें ऊपर ऊपर का थोड़ा सा मिल जाता है। अब यहाँ पे नदियों के हिसाब से इसको हम ज्योग्राफी को समझते हैं, उसमें भी हमें नदियों के हिसाब से बताया गया है कि करीब 7 नदियों का नाम लिया गया है। अब इसमें सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है, इन नदियों का बहुत ज्यादा विवरण हमें देखने के लिए मिलता है। अब अगर उत्तर की बात करें तो बाद में धीरे धीरे खिसकते हुए इधर की तरफ चलते हुए आते रहते हैं, यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे पहुंचते हैं अपने अगले टाइम पीरियड में। और हमें जो सेकंड अर्बनाइजेशन है वो हमें यहीं पर देखने के लिए मिलता है। तो ये जो यहाँ पर जो नदियाँ आती है, एक तो यमुना आती है और दूसरी आती है गंगा। अब गंगा और यमुना का जो वर्णन है वो हमें ऋग्वैदिक जो ग्रंथ है उनके अंदर हमें ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है। जो सबसे ज़्यादा जो जोर शोर से हमें पर किसी का वर्णन मिलता है तो वितास्ता का और ये जो
सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है, इन सब नदियों का हमें वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम चलें अगले क्वेश्चन पे। तो तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ अथवा ग्रंथों में है? जब हम बौद्ध ग्रंथों की बात करते हैं, हमें पता है 3 ग्रंथ हैं बौद्ध, जो 3 त्रिपिटक हैं या फिर 3 ग्रंथ हैं जो महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर उन तीनों के नाम दिए हैं। सुक्त पिटक के नाम दिया हुआ है। 3 कौन-कौन से हैं? सुक्त पिटक है, फिर विनय पिटक है, फिर अभिधम पिटक है। उसके अलावा यहाँ पर दी हुई हैं जातक कथाएँ। तो कौन से जो ग्रंथ हैं जिनसे हमें बौद्ध धर्म के जो प्रवचन है बुद्ध के, मुख्यतः प्रवचनों का हमें वर्णन यहाँ पर मिल जाता है। तो सुप्त पिटक में क्या दिया हुआ है, या फिर बात करें विनय पिटक के अंदर क्या दिया हुआ है? विनय पिटक के अंदर दिया हुआ है बौद्ध के अंदर जो संघ से रिलेटेड जो भी नियम है वो हमें विनय पिटक के अंदर मिलते हैं। अभिधम पिटक में हमें सामान्य लोगों के लिए जो नियम है किस तरह से फॉलो करने चाहिए, या फिर उन्हें कौन से उनके लिए आचार संहिताएं एक तरह से, या फिर कहें कि उन्हें कौन सी नैतिकताएं हैं लोगों की, वो उन्हें उस तरह से फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, वो हमें अभिधम पिटक के अंदर मिलता है। दूसरा जो मिलता है वो सुप्त पिटक, ये पहला जो ग्रंथ है ये पहला आ जाता है, ये दूसरा और ये तीसरा, ये सॉरी जातक नहीं है वो अभिधम विनय पिटक दूसरा है और अभिधम पिटक तीसरा है। तो सुप्त पिटक के अंदर हमें मिलता है बुद्ध के प्रवचन, मुख्य रूप से बुद्ध के जो कहे हुए वाक्य हैं वो हमें सुप्त पिटक के अंदर प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। इसके अंदर अब जो पिछला क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जो गौतम बुद्ध है, तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैंने वही पिक किए हैं 10 क्वेश्चन के आधार पे, आपको जो समझ में आ जाए कि कौन से महत्वपूर्ण है। अब गौतम बुद्ध है, ये इतने मेन कैरेक्टर हैं एंशियंट हिस्ट्री के कि इनसे भी आपको 2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिले। इसके अलावा ये तो बन जाता है पूरा टॉपिक धार्मिक आंदोलन का, लेकिन दो जो बौद्ध खुद गौतम बुद्ध है उनसे आपको करीब 1 क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा, बाकी 2 क्वेश्चन एवरेज मान के चलिए। इनके जो जीवन काल है उससे रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। हम चलते हैं मौर्य काल में। तो मौर्य काल में हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसके अभिलेख। अशोक जो शासक है, अ, अशोक और साथ में जो अभिलेख है मौर्य काल के वो हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, साथ में इनकी प्रशासन की जो व्यवस्था है। इसमें पूछा गया है कि कलिंग पर विजय के जो प्रमाणिक या फिर कौन से प्रमाण हैं जो हमें बताते हैं कलिंग की विजय के बारे में। महावंश बताता है कि महावंश और जो दिव्यावदान है ये दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं। मुख्य तौर से जो हमें अशोक की जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध ग्रंथों से ही प्राप्त होती है। उसके अलावा तो उन्होंने उसको बढ़ा चढ़ाकर इतना महान शासक के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था कि बहुत महान शासक है जो कि अहिंसा का पुजारी है और बौद्ध धर्म का पालन करता है। 13वां अभिलेख या फिर 7वां स्तंभ अभिलेख, तो ये तो 14 हो जाते हैं शिलालेख बुद्ध की जब हम बात करते हैं। तो ये सॉरी मौर्य काल की जब हम और अशोक की बात करते हैं तो अशोक के 14 शिलालेख हमें मिलते हैं और स्तंभ लेख कुछ मिलते हैं। तो ये हमें या तो नोट से या फिर हमें, क्योंकि किताब के अंदर तो इस तरह से पूरा डिवीजन हमें नहीं देखने के लिए मिलता है, उसमें तो डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर रिवीजन करने के लिए हमें देखना है तो हम किसी नोट से हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पे पूरी लिस्ट हमें मिल जाती है 14 अभिलेख की और उनमें क्या क्या है वो हमें बता दिया जाता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो आपको नोट से नहीं बनेगा, वो तो आपका किताब से ही बनेगा। तो किताब पढ़ने के बाद ही आप नोट्स पे जाइएगा। 7वां स्तंभ लेख है क्या? नहीं। तो 13वां स्तंभ लेख है। 13वें स्तंभ लेख के अंदर हमें मिलता है कि जो बुद्ध का जो अशोक का जो 8वां वर्ष था शासन का, उसके अंदर वह कलिंग पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद उसको वो उसकी प्रशासनिक इकाई को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी क्षेत्र, दूसरा दक्षिणी क्षेत्र। तो उत्तरी क्षेत्र जो है उसको तो उस क्षेत्र को तो बोलते हैं तोसली। दक्षिणी क्षेत्र को बोलते हैं जौगढ़। यहाँ पे भी हमें वैसे तो शिलालेख और स्तंभलेख बाद में प्राप्त होते हैं। तो ये दोनों क्षेत्र हैं। आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, मौर्यकालीन समाज के विषय में कौन सा तथ्य सही है? मौर्यकालीन समाज की मैंने बताया था कि एक तो स्तंभ लेखों से क्वेश्चन आएंगे महत्वपूर्ण जो है, और उनके सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था से। मौर्य प्रशासन व्यवस्था या फिर सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो लचीली वर्ण व्यवस्था थी क्या? अब हम वर्ण व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल से हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था हमें दिखाई देती है वैदिक काल से ही। के बाद वो धीरे 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 करके रिजिड होती जाती है। अब लचीली कैसे हो जाएगी मौर्य काल में आके? कोई लॉजिक लगा सकता है कि भाई धार्मिक आंदोलन आ गए थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म आ गए तो क्या पता लचीली हो गई हो।
उसके बाद में लचीली जाति व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था के बाद तो जाति व्यवस्था आती है, तो अब सवाल यही हो जाता है कि जाति व्यवस्था उस समय तक आ गई थी क्या? फिर यहाँ पर सी ऑप्शन दिया जाता है कि पूरी तरह से विकसित वर्ण व्यवस्था, वर्ण और जाति व्यवस्था थी क्या? और फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है वर्ग विहीन समाज हो गया था क्या? अब इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहला तो लॉजिक हमारा यही है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो रिजिड होती जा रही है, और बौद्ध जो धर्म है उसके अंदर हम अगर स्टडी किया है हमने, तो हम देख लेते हैं कि जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर ही हमें करीब 15 जगह पर 15 जातियों का विवरण मिलता है। इसके अलावा जो धार्मिक जो वो ब्राह्मण जो ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वहां पर वर्ण संकर की अवधारणा का हमें देखने को मिलता है, और कहते हैं कि जो अंतरवर्णीय विवाह जो हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी वजह से जातियों की उत्पत्ति हो रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरी तरह से विकसित वर्ण और जाति व्यवस्था हमें मौर्यकालीन समाज में देखने के लिए मिलती है। ना लचीली होती है, ना कोई जाति लचीली होती है, ना वर्गहीन समाज ही होता है, बल्कि रिजिड होता हुआ दिखाई देता है हमें समाज। गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा कब से आरंभ हुई, ये छठा क्वेश्चन है। अब मैंने कहा था गौतम बुद्ध जो है बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, उसी हिसाब से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं। अब मौर्य काल से उनकी पूरी मूर्तियां जो बननी स्टार्ट हो गई थी क्या? नहीं। कुषाण काल से, गुप्त काल से, छठी शताब्दी ईस्वा पूर्व से, तो ये तो मौर्य काल से पहले हो गया। तो ये जो गुप्त काल है इसमें तो हमें मूर्तियां देखने के लिए मिलती हैं। मौर्य का छठी शताब्दी में नहीं मिलती, चैत्य विहार वगैरह हमें मौर्य काल से देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन जो कुषाण काल है, कुषाण काल में हमें एक ट्रेंड देखने के लिए मिलता है, या फिर कहें कि एक विकास देखने के लिए मिलता है कला शैलियों का, दो कला शैलियों का, गांधार कला शैली और साथ में मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली और इन दो परंपराओं को हम देखते हैं। ये तो है थोड़ी सी इस पे यवन या फिर कहें कि यूनानी ग्रीक प्रभाव होता है गांधार पर, और जो मथुरा है मथुरा पर प्रभाव होता है इंडिया का, ये ओरिजिनली इंडिया की होती है। तो प्रथम बुद्ध की जो मूर्ति बनाई जाती है वो मथुरा शैली की हमें देखने के लिए मिलती है। अब ये देखिए, ये जो है ये तो है गांधार शैली का उदाहरण, और ये है मथुरा शैली का उदाहरण। गांधार शैली और इनके बालों से हम इनको मुख्य तौर पर पहचानते हैं, बाकी और भी तरीके हैं, लेकिन जो आसानी से पहचान में आने वाली चीज़ है वो ये है कि इनके बाल जो है थोड़े से घुंघराले इस तरह से नदी की तरह से, या फिर कहें ऐसे चलते हुए दिखाई देते हैं। बाकी और मथुरा शैली है, मथुरा शैली में हमें ऐसे घुंडीदार थोड़े गोल 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 हमें दिखाई देते हैं। तो पहली जो मूर्ति हमें मिलती है वो मथुरा शैली की ही मिलती है। गांधार शैली में हमें बाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में हालांकि गांधार शैली में बनाई जाती है, और आज भी जब अफगानिस्तान में जो खुदाई हो रही है वहाँ पर बौद्ध मूर्तियाँ हमें निकलती हुई दिखाई देती है। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? सोने के सिक्के। अब सोने के सिक्के को सुनकर हमें क्या याद आता है कि या तो अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, या फिर वहाँ का जो व्यापार था, अर्थ अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, या फिर जो व्यापार है वो फ्लरिश कर रहा होगा, या तो कुछ अच्छी चीज़ें होंगी इकोनॉमी में, साम्राज्य में, तभी तो वहाँ पर सोने के सिक्के जारी हो सकते हैं। क्योंकि अशोक के समय में ऐसा हो गया था क्या? या फिर कनिष्क के समय में, समुद्रगुप्त के समय में, हर्ष के समय में? अबे समुद्रगुप्त और हर्ष हैं, ये तो हो गए गुप्त और गुप्ता पोस्ट गुप्ता टाइम के लोग। और गुप्ता पीरियड के बाद हमें क्या देखने के लिए मिलता है? लगभग गुप्ता पीरियड से ही हमें जो अर्बनाइजेशन है उसका हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है, और समाज थोड़ा सा कृषि केंद्रित और सामंती केंद्रित होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर तो मुश्किल है। हालांकि गुप्त काल में हमें मिलती हैं सोने की मुद्राएं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो कनिष्क काल है, कनिष्क का जो काल है 300 ईसा ईस्वी, ये जो काल है ये पहला अर्बनाइजेशन यहाँ तक कंटिन्यू होता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है। तो इस समय में हमें जो कनिष्क के जो काल में सबसे ज़्यादा जो सर्वप्रथम अगर सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा कहीं ढाले हुए दिखाई देते हैं तो वो कनिष्क के टाइम पे ही हमें दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है बी। आगे चलते हैं। गुप्त साम्राज्य में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? मुख्य स्रोत, अब गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्वेश्चन आ जाता है, गुप्त काल की कला पर क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था पर मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। अर्थव्यवस्था में क्या हम ट्रेंड देखते हैं गुप्त काल में? अर्थव्यवस्था ये देखते हैं कि समाज है वो कृषि की तरफ थोड़ा सा बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है, वापस से अर्बनाइजेशन से का विशहरीकरण हमें दिखाई देता है। और जो शासक है वो भूमिदान, जो भूमिदान है
भूमिदान की अवधारणा हमें देखने के लिए मिलती है कि ब्राह्मणों को, अधिकारियों को भूमिदान दिए जाते हैं। जंगलों में यहाँ तक के दान दिए जाते हैं कि जाओ जंगलों को काटो और वहाँ पर कृषि कार्य स्थापित करो और वहाँ पर कृषि करो। तो लोगों को जो आमदनी थी वो भी भूमि के रूप में दी जाती है। इसके अलावा दूसरा, व्यापारियों से प्राप्त कर, यहाँ पर ऑप्शन हमें मिलता है आयात निर्यात कर ऑप्शन मिलता है, और दूसरा राज्यों पर विजय से प्राप्त आय। अब व्यापारियों से प्राप्त कर कैसे हो सकता है जब व्यापार वहाँ पर डिक्लाइन कर रहा है तो, और जब व्यापार डिक्लाइन कर रहा है तो आयात निर्यात कर से कैसे मुख्य आमदनी का स्रोत हो सकता है। इस वजह से ये दो ऑप्शन हम काट देते हैं, और जो राज्यों से प्राप्त आय है तो ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब बहुत अच्छी इकोनॉमी नहीं है तो राज्यों पर भी दूसरों पर क्या ही आक्रमण किया जाएगा। तो इस वजह से हालांकि किया तो जा सकता है लेकिन वो मुख्य आय का स्रोत होगा कि नहीं। लेकिन जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें फिर एक आइडिया ये हो जाता है कि जो भूमि कर है, भूमि कर ही मुख्य रूप से मुख्य आमदनी का स्रोत में दिखाई देता है। भूमि कर इस तरह से कि 1/6 भाग जो था वो कर के रूप में, जो उत्पादन के रूप में, उत्पादन का जो छठवां भाग हिस्सा था वो कर के रूप में लिया जाता था भूमि की उपज का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? गुप्त काल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कला से पूछे जाते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था से पूछे जाते हैं, और उसके ये कला के अंदर आ जाते हैं धर्म और जो समाज है वो। बौद्ध धर्म जो है उस वो हमें ये तो पता है कि उसमें चेंजेस होते जा रहे हैं। जैन धर्म में भी चेंजेस इतने नहीं हो रहे, लेकिन वो थोड़ा-सा उस तरह का उसका प्रभाव नहीं होता है। उसका शुरू से ही इतना बहुत बड़ा प्रभाव हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। फिर पौराणिक धर्म, ये क्या है? यवनों का धर्म। अब पौराणिक धर्म हम इस तरह समझें कि जो जो ब्राह्मण धर्म जो अब तक चला आ रहा था उसी के अंदर कुछ बदलाव होते हैं। वो इस तरह के बदलाव होते हैं कि जो पुराण है उनका लेखन किया जाता है। जो क्षेत्रीय देवता हैं, क्योंकि हम क्या देखते हैं जो गुप्त काल में समाज कहाँ जा रहा है? शहरों से गाँवों की ओर। तो जो गाँव के जो लोग हैं, जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, उनके जो मान्यता है, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का वहाँ पर प्रयास एक तरह से हमें देखने के लिए मिलता है। उनके जो देवता हैं, उनके जो लोक नायक हैं, उनको मान्यता दिलाने के लिए पुराणों के अंदर उनको स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। देवी को शक्ति के रूप में स्थापित किया जाता है शिव जी के साथ, और भी बहुत सारी देवियों को किया जाता है। जो क्षेत्रीय देवता है उनको मुख्य देवता से साथ जोड़कर ये उन्हीं का रूप है। और इसी टाइम पे हम देख लेते हैं कि जो बुद्ध है, बुद्ध तक को हड़प लिया जाता है ब्राह्मणों द्वारा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो गुप्त काल है वो पौराणिक जो धर्म है उसका हमें यहाँ पर मुख्य तौर से विकास देखने के लिए मिलता है। पुराणों को लिखा जा रहा होता है, और वो लिखा जा रहा होता है करीब 10 से 12वीं सदी तक भी पुराणों को लिखा जाता है। तो पुराण लिखे जा रहे हैं, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, और काफी सारे पुराण हमें, मत्स्य पुराण वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? अब ये विश्वविद्यालय है तो शिक्षा रिलेटेड क्वेश्चन। अब तक्षशिला है, तक्षशिला के बारे में हम क्या जानते हैं? दूसरा क्वेश्चन विक्रमशिला है, दूसरा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर नालंदा है, चौथा मगध है। तक्षशिला के बारे में हम ये जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, और चाणक्य था यहाँ पर प्रोफेसर भी थे। अब इसके अलावा विक्रमशिला मैं बना देता हूँ फिर भारत का। ये विक्रमशिला है, ये होता है पाल वंश के जो शासक होते हैं उनके समय में, और उस समय में करीब 6वीं से लेकर 8वीं सदी तक ये फ्लरिश कर रहा होता है ये भी विश्वविद्यालय। इसके अलावा जो नालंदा है, नालंदा कहाँ होता है? नालंदा होता है, और नालंदा भी, ये पाल वंश, पाल हो गए, और ये कौन हो गए? हर्ष। हर्ष का जो शासनकाल है, हर्ष के शासनकाल में 5 या फिर कहें कि 6वीं जो शताब्दी है उसमें इसको बहुत ज़्यादा दान अनुदान दिया जाता है। 6वीं शताब्दी में ये बौद्ध विहार होते हैं, या फिर कहें कि जो बौद्ध शिक्षा के केंद्र होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। इसके बाद जो मैं बता दूं आपको कि जो लेक्चर्स हैं वो शुरू हो जाएंगे कल से, इतिहास लेखन के भी, और इन लेक्चर्स को आप प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट कीजिए, मैं क्वेश्चन भी डाला करूँगा आगे से, कोई ऐसा क्वेश्चन कि उसका आप आंसर ढूंढिए। आगे से ऐसा स्टार्ट करूँगा। बाकी आप टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इस चैनल के इसके जो लेक्चर्स की जो PDF है वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अब इसी तरह से आगे लेक्चर शुरू हुआ करेंगे। चैनल वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।